गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो फ्रेंड्स, अब पीजीटी का फॉर्म आ चुका है, यूपी पीजीटी का, और टीजीटी का भी फॉर्म आ गया है। तो अब हम फिर से अपनी सीरीज को चालू करने जा रहे हैं। जो घटना चक्र का हम लोग डिस्कस कर रहे थे, स्पेशली सिविक्स के बच्चे टीजीटी दे रहे हैं सोशल साइंस से, और नागरिक शास्त्र उनका सब्जेक्ट है, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज है ये। और जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस से नेट की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जीआईसी पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप सिविक्स से कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है जो यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन है सत्याग्रह, अहिंसा, स्वराज या फिर सर्वोदय। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, सर्वोदय। गांधी जी का सर्वोदय का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है। सर्वोदय का प्रमुख लक्ष्य क्या है? इसका प्रमुख लक्ष्य है राजनीति का आध्यात्मिकरण। यह गांधी जी के कर्मयोग को अभिव्यक्त करता है, जिसका तात्पर्य है सबका उत्थान अर्थात सभी का कल्याण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कौटिल्य ने अपने राजमंडल में विजिगीषु का राजा के रूप में उल्लेख किया है। किसके रूप में? जो विजेता होगा, जो शत्रु था विजेता का सहयोगी, या शत्रु के सहयोगी का सहयोगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है यूपी टीजीटी 2016 जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ए सही होगा, जो विजेता होगा। अपने राज्य के विस्तार की सदैव आकांक्षा रखने वाला राजा विजिगीषु कहलाता था, जिसका स्थान मंडल के बीच में होता था। विजिगीषु राजा को चरित्र से निर्मल, सामर्थ्यवान और नीति निपुण होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किसने कहा उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है? ऑप्शन है रूसो, ग्रीन, लास्की या फिर स्पेंसर। ये भी यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो पहला सही होगा, रूसो सही है। रूसो का ये स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो स्टेटमेंट वाले स्टेटमेंट्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस हिंदू शास्त्र में यह कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है? बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। तो किस हिंदू शास्त्र में कहा गया है? भगवत गीता, महाभारत, मनुस्मृति या फिर ऋग्वेद। इंसान है, क्योंकि इंसान किसी से भी घृणा कर सकता है, नफरत कर सकता है, लेकिन राजा को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य तो है लेकिन मनुष्य के रूप में क्या है? एक ईश्वर है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। मनुस्मृति में बात की गई है, और मनुस्मृति में राज्य यानी कि राजा की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थन करते हुए मनुस्मृति में यह उल्लेख किया गया है कि राजा ईश्वर ही है, मनुष्य के रूप में है, लेकिन ईश्वर है, उसे किसी से ईर्ष्या देश नहीं रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है, यह कथन किसका है? आपको बताना है। बार्कर का, रूसो का, मार्क्स का या फिर लॉक का। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, यह बार्कर का स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुझे केक खाने का अधिकार नहीं है। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। ये किसने कहा है? ब्राइस ने, गेटल ने, लास्की ने या फिर वुडरो विल्सन ने? यूपी जीआईसी प्रवक्ता 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये स्टेटमेंट है लास्की का, और लास्की का यह विचार है कि प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से आर्थिक समानता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है, जो जीआईसी में पूछा गया है 2017 में। मनु ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? मंडल सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें तो एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हैं।
तो इसमें क्वेश्चन में पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। हालांकि इसको हटा दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता, किसका कथन है? जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है, तो इसमें हमारा आप लोग गेस कर सकते हैं कि कौन सा होगा। इनमें से जो नैतिक मूल्यों की बात करता है वही होगा। तो ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, एम.के. गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, एम.के. गांधी। महात्मा गांधी जी का ये स्टेटमेंट है। और गांधी जी ने साधन और साध्य की पवित्रता पर विचार करते हुए साधनों की पवित्रता पर अधिक बल दिया है, और उनकी मान्यता थी कि गलत साधनों से सही साध्य की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। इसी आधार पर उन्होंने माना कि जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, गांधीवादी विचारों ने निम्न में से कौन से संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त नहीं होते? गांधीवादी विचारों में श्रम और पूंजी में संघर्ष, काश्तकार और भूस्वामी में संघर्ष, गांव और शहर में संघर्ष, ब्राह्मण और दलित में संघर्ष। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, गांव और शहर में संघर्ष। इनके जो विचार हैं उसमें प्रमुखता से अभिव्यक्त नहीं होते हैं। गांधीवादी विचारों में गांव और शहर के मध्य संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त नहीं होते हैं। क्रय और पूंजी में संघर्ष के समाधान के लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, काश्तकार और भूस्वामी तथा ब्राह्मण और दलित संघर्ष के निराकरण के लिए क्रमशः कृषक संगठन और अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन गठित किया गया था। इसके अतिरिक्त गांव एवं शहर के मध्य संघर्ष का उल्लेख गांधीवादी विचारधारा में नहीं मिलता है। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है। जो राष्ट्रीयता है सभ्यता के लिए एक खतरा है, किसने कहा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, जे.एस. मिल ने या फिर मैकियावेली ने। तो ये स्टेटमेंट है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। रविन्द्रनाथ टैगोर की विचारधारा में विश्व बंधुत्व का तत्व गहरे से समाया हुआ था। उनका मानवतावाद सीमाहीन था। उनके मानववाद में जाति, धर्म, भाषा, रंग एवं सीमा जैसे तत्वों का कोई स्थान नहीं था। वे विश्व बंधुत्व के पोषक थे और विश्व की समस्त संस्कृतियों को सुंदर मानते थे। ठीक है, तो इसलिए वो जो है साथ में वे अंतर्राष्ट्रीयतावाद के भी समर्थक थे। और अगर राष्ट्रीयता की भावना जगेगी, केवल हम अपने राष्ट्र के बारे में सोचेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीयतावाद को खतरा हो जाएगा, तो विश्व बंधुत्व नहीं हो पाएगा। तो इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो 2 बार देखिए लगातार एक ही एग्जाम में पूछा गया है, 17 और 18 में। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो इसमें गोखले हैं। गोखले को महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु मानते थे। और ये जो गोखले हैं, ये एक और नेता हैं जिनके जो अपना गुरु भी इन्हें मानते हैं। तो उनका नाम आपको बताना है कि ये जो गोखले जी हैं ये और किस नेता के राजनीतिक गुरु रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है? दंड का सिद्धांत नहीं है। प्रतिरोधात्मक, वितरणात्मक और सुधारात्मक। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा। जो वितरणात्मक है वो दंड का सिद्धांत नहीं है। दंड के 4 सिद्धांतों को मान्यता प्राप्त है। पहला है प्रतिशोधात्मक, दूसरा है प्रतिरोधात्मक, तीसरा है अवरोधक और चौथा है सुधारात्मक। क्वेश्चन नंबर 13 है, टीजीटी 2013 में पूछा गया है। इसमें आपको अनमेल बताना है कौन सा है जिनका मेल नहीं है। तो इसमें तिलक और बिपिन चंद्र पाल, गोखले, नौरोजी, नेहरू, बोस, जयप्रकाश नारायण और लोहिया। तो इसमें कौन अमेल है? तो आप देखेंगे तिलक और बिपिन चंद्र पाल दोनों लोग गर्मवादी यानी उग्रवादी विचारधारा के समर्थक हैं। गोखले और नौरोजी दोनों लोग उदारवादी विचारधारा के समर्थक हैं। जयप्रकाश नारायण और लोहिया दोनों लोग समाजवादी विचारक थे। और लेकिन नेहरू और बोस की बात करें तो दोनों लोग भिन्न भिन्न विचारधारा में हैं।
जो जवाहरलाल नेहरू हैं लोकतांत्रिक समाजवादी थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी समाजवादी थे। दोनों समाजवादी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक थे और ये क्रांतिकारी समाजवाद के समर्थक थे। तो क्वेश्चन नंबर 14, तो इसमें हमारा कौन सा अनमेल हो जाएगा? तो सी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नहीं था? बताना है कौन इसमें है जो उदारवादी नहीं था। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता। ये GIC 2008 में पूछा गया है। तो आप समझ गए होंगे कि इनमें से कौन है जो उदारवादी नहीं है। तो सी है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो हैं उग्रवादी विचारधारा के लीडर रहे हैं और इनके काफ़ी फेमस रहे हैं। इन्होंने बंगाल विभाजन के बाद बहुत ही अच्छा रोल निभाया था और उसके बाद जो होम रूल आंदोलन चला था उसको भी इन्होंने चलाया था एनिवेशन के साथ मिलकर के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक है? राजधर्म के सिद्धांत का कौटिल्य, मनु, नारद या फिर शुक्र। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी सही होगा, मनु। मनु स्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म की चर्चा की गई है। मनु ने मानव जीवन को उन्नत, प्रगतिशील और राष्ट्र रक्षा, राजधर्म और मानव धर्म के मानदंडों के द्वारा राज्य को सबल और सुव्यवस्थित बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है। सप्तांग सिद्धांत का संबंध है, बताना है आपको किससे है? सामाजिक व्यवस्था से, आर्थिक व्यवस्था से, न्यायिक व्यवस्था से या फिर राजनीतिक व्यवस्था से। देखिए क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है यूपी GIC में, 15 और 17 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा। जो सप्तांग सिद्धांत है वह राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, चलिए इसमें सप्तांग सिद्धांत में, इस सिद्धांत के आधार पर राज्य के प्रमुख 7 अंगों को बताया गया है, जिसमें जो क्रमशः हैं स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र का वर्णन करते हुए संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या की गई है। तो इसका क्रम से आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के अंग नहीं है? इनमें से कौन राज्य के अंग नहीं है? राजा, पुरोहित, अमात्य या फिर कोष। कौन सा इसमें से है जो राज्य का अंग नहीं है? तो पुरोहित राज्य का अंग नहीं है, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने जो सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग देखे उसमें पुरोहित का जिक्र नहीं था, बाकी सबका जिक्र था। क्वेश्चन नंबर 18 है। कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न राजनीतिक शैलियों के प्रचलन की बात करता है? एम विनर, एडवर्ड सील्स, रजनी कोठारी या फिर मॉरिस जोन्स। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, मॉरिस जोन्स। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। इसमें इन्होंने भारत के राजनीतिक जीवन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। कौन कौन सी 3 श्रेणी हैं? आधुनिक भाषा शैली, परंपरावादी भाषा शैली और संतवादी भाषा शैली। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय राजनैतिक चिंतन के सप्तांग सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? तो इसको भी आपने पहले वाला डिस्क्रिप्शन अच्छे से देखा होगा, तो आप इसको कर लेंगे। सामंत एवं गुरुकुल, राजा एवं कोष, मित्र एवं बल, मित्र एवं कोष। इसमें से कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है? तो इसमें पहला सही है, सामंत एवं गुरुकुल सम्मिलित नहीं है, बाकी सारे इसमें सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। मनु स्मृति में कितने अध्याय हैं? मनु स्मृति में कितने अध्याय हैं? 10, 11, 12 या फिर 21। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा। मनु स्मृति में 12 अध्याय हैं। मनु स्मृति में 12 अध्याय हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है। राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में शांति पर्व में कितने सिद्धांत प्रतिपादित हैं? कितने सिद्धांत प्रतिपादित हैं? ऑप्शन है केवल 1, 2, 3 या फिर कोई नहीं। हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन 2 सही होगा। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शांति पर्व में दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत और सामाजिक समझौते का सिद्धांत, 2 सिद्धांत है। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत और सामाजिक समझौते का सिद्धांत, इन दोनों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 22 है। इनमें से कौन सा चिंतक अर्थशास्त्र परंपरा का चिंतक है? अर्थशास्त्र परंपरा का इनमें से कौन सा चिंतक है? शुक्र, कामंदक, सोमदेव या वात व्याधि। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा, वात व्याधि। वात व्याधि।
अगर आप सोलेटोर जो फिलासफर हैं उनका मानना है कि प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। हालांकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र सभी पूर्वगामी अर्थशास्त्रों अर्थात राजनीतिक विचारों का सार है। यद्यपि कौटिल्य के पूर्व भी भारत में अनेक राजनीतिक विचारक हुए, जिनमें बृहस्पति, भारद्वाज तथा बात व्याधि का नाम मुख्यतः से लिया जा सकता है और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इनका उल्लेख भी किया है। तो इन लोगों के भी नाम याद रखिए। अगर कौटिल्य का नाम नहीं है तो इनमें से किसी का नाम है तो सही होगा। बृहस्पति, भारद्वाज और बात व्याधि ये जो है आपके अर्थशास्त्र के विचारक रहे हैं, राजनीतिक विचारक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। यह कथन किसका है? टी.एच. ग्रीन का, बेंथम का, मनु का या फिर कौटिल्य का? तो ये कथन मनु का है। राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राजा किसी भी गलती के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ है तो वह ईश्वर के समक्ष पाप का भागीदारी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के सत्याग्रह का साधन नहीं था? असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास तथा सामाजिक बहिष्कार और हिंसक कार्य। तो इसको तो देखकर आप लोग ऐसे ही जान गए होंगे कि इसमें कौन सा सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है, हिंसक कार्य। हिंसक कार्य इनमें सम्मिलित नहीं है। और इनके साधन की बात करें महात्मा गांधी जी के तो असहयोग है, सविनय अवज्ञा है, उपवास है, सामाजिक बहिष्कार भी है, धरना प्रदर्शन भी है, हड़ताल और हिजरत भी है, लेकिन हिंसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन आज का, राजनीति के गांधीवादी मॉडल में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? नीति, धर्म, मानवता या फिर सत्ता। इसमें से बताना है कि कौन सा नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, सत्ता नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि गांधी जी चाहते तो सत्ता के सर्वोच्च पे बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्ता को बिल्कुल किनारे कर दिया था। राजनीति के गांधीवादी मॉडल में सत्ता की राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। गांधी जी की नीति थी धर्म को राजनीति के साथ मिलाते हुए राजनीति को मानवता की सेवा का साधन बनाना। राजनीति को मानवता की सेवा का साधन बनाना। तो आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी, क्या इसको और अच्छे से कंटिन्यू करना चाहिए। और एक चीज़ और बताएं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं लाइव भी डिस्कस कर सकता हूं। तो जैसा भी प्रतिक्रिया है आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। और सॉरी, काफ़ी दिनों से सिविक्स का मैं सीरीज नहीं ला पा रहा था। अब आपसे आज से कंटिन्यू होगा क्योंकि आपके एग्जाम्स का नोटिफिकेशन आ गया है। तो आप लोग जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। और नीचे जो पीजीटी सिविक्स है पॉलिटिकल साइंस का ग्रुप का लिंक दिया है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हम आप लोगों से अब डेली एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस कराएंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।